इन द लास्ट क्लास हमने देखा था जो ऑर्थो इफेक्ट है वो किस तरीके से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देता है। अब हमें कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और तुम्हें किसी का भी ऑर्डर याद नहीं करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन है बेंजीन जिसके ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड ऑर्थो पर है CH3। देन बेंजीन है COOH और मेटा पर है CH3 एंड लास्ट बेंजीन COOH और पैरा पर है CH3 और लास्ट ऐसा हो सकता है कि CH3 हो ही ना, सिर्फ बेंजोइक एसिड हो और हम जानते हैं बेंजोइक एसिड जो है उसका pKa 4.2 होता है। तो हमें ये समझना है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये बात समझो कि जिसमें ऑर्थो इफेक्ट लगता है, ऑर्थो इफेक्ट लगने के बाद जो H+ लूज करने के बाद COO नेगेटिव आयन होगा वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज ज़्यादा हो जाएगा बाकी के कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा। दैट इज मीन्स सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो A है। दूसरी बात, अब इनमें अगर कंपेयर करते हैं CH3 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप है, यानी कि अगर H+ लूज करके ये नेगेटिव चार्ज इन पर आता है तो तुम ये बात समझते हो कि जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। वो दो काम कर सकता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट +I और दूसरा +H, ये दोनों इफेक्ट शो करता है। और मैं कह रहा हूँ दोनों इफेक्ट अगर लगेंगे तो वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो बेस स्ट्रॉन्गर होगा और कॉन्जुगेट एसिड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब इन दोनों में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला CH3 है, इसमें कोई है ही नहीं। इसका मतलब इन दोनों के कंपेरिजन में स्ट्रॉन्गर एसिड ये रहेगा। इफ इट इज A, B, C एंड D तो D हो जाएगा। अब फैसला करना है B और C में। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है, तो मेटा वाले का ज़्यादा लगना चाहिए इन कंपैरिजन टू पैरा। और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो मेटा वाली पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करता हुआ नजर आएगा ही नहीं। तो इस केस में मैं बना के दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आप अपने आप बना देंगे। जब मैं कहूँगा कि ये वाला मेटा वाला वर्क नहीं कर रहा है तो आप स्ट्रक्चर बना के खुद चेक करेंगे वर्क करता है या नहीं करता है। देखो अगर ये यहाँ पर है CH3 ग्रुप, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे। अब सिचुएशन क्या है, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ इस पे आएंगे, कभी भी इसके साथ नहीं आ सकता, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो सिचुएशन ये क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। तो यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी पर इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर यही CH3 ग्रुप पैरा या ऑर्थो पोजिशन पे होता है, सेम डबल बॉन्ड लगाते हैं जैसे हमने यहाँ लगाया था। अब ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे CH3 आने से क्या इफेक्ट हो जाता है। हालांकि ऑर्थो वाले को तो हम सबसे ज़्यादा एसिडिक पहले ही बता चुके हैं बिकॉज ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड टूट के आ जाएगा इसके ऊपर, बात क्लियर है। अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा इन दो इसकी पोजीशन पे तो ये वाला टूट के नेगेटिव चार्ज आएगा इसी कार्बन पे, क्लियर है। अगर इसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये पाई बॉन्ड आ गया है यहाँ पे तो ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो मेटा वाले में +I है लेकिन डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है, हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने ऑर्डर भी बताया था। तो पैरा वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ा रहा है, बेस वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एसिड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इन दोनों में से आंसर होगा B एंड देन हो जाएगा C। तो बहुत लॉजिकली समझना है। ऑर्डर सिर्फ तभी गलत हो सकते हैं अगर तुम ऑर्थो वाले पे ऑर्थो इफेक्ट को भूल जाओ। तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं भूलना है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली समझा दिया है कि कौन कौन से अगर ग्रुप होंगे तो तुम्हें ऑर्थो इफेक्ट को ध्यान रखना है। क्लियर है बात। अब अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम्हें खुद ही ट्राई करना है। क्वेश्चन ये है, अगर हेलोजन हो यहाँ पे Cl या कोई Br, इन दोनों में से कोई प्रेजेंट हो। लेट्स सपोज मैं Cl लगा देता हूं, तुम Br वाला केस अपने आप बना के देख लेना, Cl। अब तुम इसमें से बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो तुम ये समझ ही गए होगे यहाँ पे कि सर ये ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा, दैट इज वाई द मोस्ट एसिडिक। इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। हेलोजन्स +M भी लगाते हैं और -I लगाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेलोजन के केस में मैंने तुम्हें बताया था इनका -I इज डोमिनेटिंग देन +M। अगर -I ही डोमिनेटिंग है तो इस केस में तुम -I के इफेक्ट पे आंसर करने की कोशिश करो। तो -I फिर ज़्यादा किसका लगा रहा होगा, मेटा वाले का। और पैरा वाले का डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, काफ़ी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अब इन दोनों का -I इफेक्ट लग रहा है। ये बात समझ में आई। इस पे तो कोई -I इफेक्ट नहीं लग रहा। इसका मतलब ये दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे होंगे
इससे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, चाहे इंडक्टिव वर्ड से खींच रहे हो तो बेस को वीक बनाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग। तो ये बात तय हो गई है, सबसे एंड में कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में हम जानते हैं कि इसमें जो प्लस एम है वो तो लग ही नहीं रहा है, इसका प्लस एम तुम डोनेट करके देख लेना, कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता हुआ नजर नहीं आएगा। इसमें प्लस एम लगता हुआ नजर आएगा और प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन डोमिनेटिंग माइनस आई है, तो माइनस आई के कंसीडर करके भी आंसर अगर करते हो तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक जो है वो है मेटा वाला, देन है पैरा वाला, और सबसे लास्ट में जो है वो कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा जिसमें इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ना मेटा पे ना पैरा पे। तो ये हो गया है हेलोजन के केस में ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इज मोर डोमिनेटिंग देन मीजोमेरिक इफेक्ट। बात समझ में आ रही है, कोई रटने का केस नहीं है, सिर्फ किसको पहचान लेना है, ऑर्थो वाले को। ऐसे ही बी आर लगा दोगे अगर सी एल की जगह तो भी सेम ही ऑर्डर आएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसके अलावा तीसरा एक और, या ओ एच लगा हो या ओ एम ई, इनके ऑर्डर पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो OH ऑर्थो पे हो सकता है, मेटा पे हो सकता है और पैरा पे हो सकता है। हम जानते हैं OH और OMe जो है ये माइनस आई ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसमें भी दो इफेक्ट लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो मैं लिख सकता हूं माइनस आई, और दूसरा इफेक्ट जो लगा रहे होंगे OH वो होगा प्लस एम। डोमिनेटिंग कौन सा है, प्लस एम। माइनस आई सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डोमिनेटिंग होता है, हेलोजेंस के लिए। अच्छा, इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, जो OH ग्रुप है वो माइनस एम आई से ज्यादा अगर प्लस एम डोमिनेटिंग है तो प्लस एम वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग पोर्शन यहाँ पे ये वाली बात है कि जो मेटा पोजीशन पर OH है इसका प्लस एम जो है इस पे वर्क नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ कौन सा वर्क कर रहा होगा, माइनस आई वर्क कर रहा होगा। और अगर माइनस आई वर्क करेगा, क्योंकि देखो मैंने बना के दिखाया, तुम कैसे भी इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो प्लस एम की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। तो मेटा वाला सिर्फ और सिर्फ क्या लगाता हुआ नजर आएगा, माइनस आई। और माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, और कम कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। दैट मीन्स उसके बाद आ जाएगा बी। और अब इन दोनों में देखो, इसमें तो कोई भी इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें प्लस एम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। दैट इज वाई ए बी देन डी एंड देन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। बिल्कुल इसी के ही सिमिलर ऐसा हो सकता है कि अगर OH ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पर OH ग्रुप ना लगे हो, यानी कि OMe लगा दिया जाए, तो फिर से OMe का क्या इफेक्ट होगा, तो ध्यान से समझो। OMe जो है वो भी माइनस एम आई लगा रहा होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और प्लस एम लगा रहा होगा, डोमिनेटिंग प्लस एम होगा। लेकिन मेटा वाला जो है उसमें प्लस एम वर्क करता हुआ नजर नहीं आएगा। कौन सा वर्क कर रहा होगा, ओनली माइनस आई वर्क कर रहा होगा। और माइनस आई वर्क कर रहा होगा इसका मतलब ये है ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट से ज्यादा बढ़ा नहीं सकता है। तो ऑर्डर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों से मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया होगा, 100% अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप गलत ही करके आएंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अगर तुम इनको भी देखो, सिर्फ 1, 2 and 3 इन कार्बन्स को, तो जिस पे COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज sp3 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन, दिस इज ऑल्सो sp2 कार्बन, और दिस इज sp कार्बन। तो यहाँ पर जो सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट है वो मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि जब हमने इन एसिड्स के pKa वैल्यूज देखे तो इसका 4.9 की रेंज में है, इन दोनों का 4.2 है, ये तो बेंजोइक एसिड है ऑब्वियसली, और ये 1.9 है। दैट मीन्स मोस्ट एसिडिक जो है वो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर विच इज वर्किंग इज द हाइब्रिडेशन। हम जानते हैं जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो टेंडेंसी है वो उतनी क्या हो जाती है, उसकी कम होती जाती है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये जो sp वाले से जुड़ा हुआ है, एंड देन ये sp2 वाले हैं, देन sp3 वाले हैं। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इन दोनों में कंपैरिजन जो डेटा है वो बहुत क्लोज है, दोनों को इक्वल मान के चल सकते हैं, या अगर कभी केसेस ऐसे होते हैं तो हम थोड़ा सा एसिडिक इसको ही ज़्यादा मान के चलेंगे, क्योंकि इसमें जो कार्बन है ये sp2 है, लेकिन नेक्स्ट कार्बन क्या है, ये भी sp2 है, और उसके बाद हाइड्रोजन है। ये जिनसे ये दो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कंपैरेटिवली अगर इन दोनों में क्वेश्चन आता है तो तुम स्लाइटली इसको ज़्यादा एसिडिक मान सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, अगर डिस्कस नहीं किया होता, आप दूसरे तरीके से सोचेंगे तो आंसर डिफरेंट होंगे, और तुम्हारे सोचने के तरीके आंसर को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी ज़्यादा एसिडिक होता है हमें उसमें ये सोचना होता है कि मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कितने सारे केसेस पढ़े, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या देखी, इसके अलावा
अलावा और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। बाकी जो आएंगे वो कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। जैसे ऑर्थो इफेक्ट को अगर तुम ध्यान रखोगे ही नहीं तो तुम्हारे सारे ऑर्डर उल्टे सीधे हो जाएंगे। हमने क्या सीखा, ऑर्थो इफेक्ट पे मेहनत की थोड़ी सी एंड देन कंपैरिजन कर लिया है उन चीज़ों का। ऐसे ही इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया है, यहाँ हाइब्रिडेशन जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर प्ले कर रही है, जिसकी वजह से ये ऑर्डर है। अगर पेपर में आता है तो आप इसी तरीके से इसको लगा देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैंने बताया था एसिड्स यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप के होंगे। तो उनमें से पहला टाइप मैंने लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वो सारी बहुत प्रॉपरली नोट बना के रख लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे एंड में कोई भी चीज कहीं भी अप्लाई होती हुई नजर आएगी और सारे क्वेश्चन तुम्हें बहुत ईजी नजर आएंगे। पहले पूरा कोर्स होने दो, जीओसी जब मैं बोलूंगा कंप्लीट हो गया उसके बाद तुम कोई भी बुक करोगे फिर वो अपने आप हो जाएगी। अभी तुम साथ साथ पढ़ते रहो जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरे टाइप्स ऑफ एसिड जो है वो है फिनोल्स। मैंने बताया था फिनोल जो है वो भी एसिड है। तो लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स। 2 पॉइंट ध्यान रखने। सबसे पहली बात क्या है कि फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, किसमें, फिनोल्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। पीके का थोड़ा सा मेरे को आइडिया दो। पीके की वैल्यू अगर फिनोल के लिए देखी जाए तो 10 के आसपास होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है 4.7 यानी 5 मानेंगे। आज के बाद हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड 5 के आसपास पीके रखते हैं, फिनोल जो है वो 10 के आसपास रखता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है फिनोल के केस में देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट। OH का साइज बहुत छोटा है तो वो कभी भी जो है वो अभी यहाँ ऑर्थो इफेक्ट में कोई इसका रोल नहीं होगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रख लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ऑर्थो इफेक्ट हमने पढ़ा था। यहाँ OH के केस में कोई भी बच्चा ऑर्थो इफेक्ट को ऑपरेट करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। दैट इज वाई तुम्हारे आंसर गलत होते हैं, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से उस इफेक्ट को अप्लाई करने लगते हो। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूँ और तुम्हें उसके आंसर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा ये है, OH फिनोल पे क्रिसोल। हम जानते हैं क्रिसोल क्या होता है। क्रिसोल होता है अगर बेंजीन रिंग है उस पे जुड़ा हुआ है OH, क्रिसोल इज CH3 का जुड़ना। तो CH3 ऑर्थो पे हो सकती है, इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। मेटा पर भी हो सकता है और पैरा पे भी हो सकता है। OH मेटा पे CH3 है, मेटा क्रिसोल एंड पैरा क्रिसोल। और सिंपल फिनोल भी हो सकते हैं, यानी पेपर को जब वो बड़ा क्वेश्चन ज़्यादा करना चाहते होंगे तो एक सिंपल फिनोल भी लिख देंगे और बोलेंगे कंपेयर करके दिखाओ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को किसके साथ। मान लो चौथा वाला जो है हमारे पास वो सिर्फ फिनोल है। चलो बेटा अब स्टार्ट हो जाओ। तुम्हारे हिसाब से जो आंसर आने चाहिए कॉन्सेप्चुअली उनको लगाओ, तुमने जो अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। तो देखो अगर हम इनमें बात करते हैं, इसको मान लेते हैं दिस इज योर A, दिस इज योर B, C एंड D। तो हम जानते हैं CH3 ग्रुप अब तक हम पढ़ चुके हैं, +I और +H ग्रुप लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो वीकर एसिड बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है हमारे पास, D है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं +H ग्रुप और +I। ये यहाँ +I लगाता हुआ नजर आएगा और +H दोनों लग रहे होंगे ऑर्थो पोजिशन पे भी। ये सिर्फ +I, ये +I और +H। अब +I ये दोनों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं क्योंकि +I भी लगा रहे हैं +H भी लगा रहे हैं, तो यानी ये दोनों कंपैरेटिवली वीकर हो जाएंगे। तो इनमें से स्ट्रॉन्गर हो गया है मेटा वाला। अब इन दोनों में कंपेयर करो, +H दोनों ही लगा रहे हैं और +H में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो तो यहाँ से भी उतने ही जाएंगे और यहाँ से भी उतने जाएंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट वीकर किसका होगा, इसका। इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा तो इसके कंपैरिजन में ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, कम बढ़ा रहा होगा तो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, दैट मीन्स C हो जाएगा। एंड देन सबसे एंड में कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। तो कोई भी एक्सेप्शनल बिहेवियर तुम्हें नजर नहीं आएगा। इसी तरह अगर तुम फिनोल के ऊपर अब NO2 लगाओ, ठीक है, तो हम एक बार इन सबको चेंज करते हैं। वेयर इज द रजिस्टर। देखो अगर हम फिनोल पर इस बार इस तरीके से लगाते हैं, ये पहले वाले को फिनोल रहने देते हैं, दूसरे वाले पे NO2 लगा देते हैं, यहाँ पर ऑर्थो पे NO2 लगा देते हैं, मेटा पे पूरा बोर्ड आपको नजर आ रहा है बिल्कुल, और NO2 लगा देते हैं पैरा पे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हुआ, तो सिंपल फिनोल जिसके साथ और कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। लेट सपोज हम इसमें इसको भी जोड़ रहे हैं, OH NO2 NO2 और लास्ट
क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना दिया मैंने बहुत ज़्यादा ही। पिक्रिक एसिड बना दिया। पिक्रिक एसिड जानते हो, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक, मैंने रेंज भी बताई थी 0.7 के आसपास होता है। तो इतनी बातें, ये वो कुछ कंपाउंड है जिन्हें देखते ही हमें एकदम खुशी होगी, जिनका पी के हमें पता होगा। तो अगर हम किसी टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं, जितना ज़्यादा सीख लोगे, जितना देखते ही मुझे इतने टाइम से क्या होगा, इनको देखते मुझे इनके पी के वैल्यू दिखने लगती है काफ़ी ज़्यादा होगी, और दिखने लगती है तो मुझे आंसर पहले ही दिख रहा होता है। फिर एक्सप्लेनेशन की मेरे को ऐसा जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप लोग इस तरीके से इन चीज़ों को सीख लेंगे, सबको रटना नहीं है, पर कुछ चीज़ तुम देखना बार बार रिपीट होती हैं, वही हैं और जो पेपर में भी आ रहे होते हैं। अब इनका ऑर्डर लगाना है। देखो NO2 ग्रुप जो है वो -I इफेक्ट लगाता है। दो चीज़ लगा सकता है, तो -I और -M, दोनों ही इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींच रहा है। ये बात समझ में आती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, दैट मींस एनायन जो है H+ लूज करने के बाद जो एनायन बनेगा उसको स्टेबलाइज कर रहा है। -M से भी स्टेबलाइज कर सकता है, -I से भी स्टेबलाइज कर सकता है। तो अब जिस पे NO2 है वो या तो -M या -I लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से स्टेबलाइज कर रहे होंगे, और अगर स्टेबलाइज कर रहे होंगे तो मोर एसिडिक बन रहा होगा। तो सबसे लीस्ट एसिडिक वो है जिस पे NO2 है ही नहीं। तो अगर इनका हम नाम कर दें A, B, C, D, E and F, तो सबसे लीस्ट एसिडिक हो गया है B, विच इज प्योर फिनोल, इसमें और कुछ नहीं है। NO2 की अगर हम बात करते हैं, ऑर्थो पे है तो -M इफेक्ट लगा लेगा, ऑर्थो वाला भी लगाता है माइनस इफेक्ट, पैरा वाला भी लगाता होने जाएगा। लेकिन मेटा वाले में कभी भी जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस पर तुम मैं बना के दिखाऊं? क्या तुम चाहते हो मुझे डिस्टर्ब करना? चलो लेट्स स्टार्ट। जब H+ लूज करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। मान लो मेटा पे NO2 है इस तरीके से, तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो इस पे आएगा। जब नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, इस वाले कार्बन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज कभी भी डिलोकेशन पे यहाँ नहीं आएगा। और जबकि ऑर्थो और पैरा के केस में बनाओगे तो तुम ऑर्थो के केस में तो यही देख सकते हो। मान लो मैं बना के दिखा रहा हूँ, वैसे पता नहीं मैं क्यों तुम्हें दिखा रहा हूँ बना के, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में। मान लो NO2 यहाँ है, तुम सामने होती तुम्हारी शक्ल बता देती मेरे को कि तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ NO2 के पास जा सकता है डिलोकलाइजेशन के लिए। यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेरी बात मानो मत, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि नेगेटिव चार्ज NO2 पर तभी जाएगा जब वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, यानी -M इफेक्ट तभी लग पाएगा जब वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होगा। तो यानी कि मेटा वाला सिर्फ -I इफेक्ट लगा रहा है, बाकी सब -M लगा रहे होंगे, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। दैट मींस B से ज्यादा मेटा वाला कौन सा है? E, बस, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा होगा। ऑर्थो और पैरा में बात करते हैं, एक्चुअली सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि सर देखो यहां पर जब पैरा पे है NO2, -I इफेक्ट है और -M इफेक्ट है। जस्ट सिमिलर टू दैट जब ऑर्थो पे है -I एंड -M दोनों इफेक्ट ऑपरेटिंग है, लेकिन -I इफेक्ट ज्यादा इसका होगा क्योंकि -I डिस्टेंस डिपेंडिंग है और ये ज्यादा पास में है, तो इट शुड बी मोर एसिडिक, क्योंकि -I भी ज्यादा है और -M तो दोनों का ही ऑब्वियसली बराबर है। दैट शुड बी मोर एसिडिक, बट द करेक्ट आंसर इज पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो, यानी कि F इज मोर डोमिनेटिंग देन D। इसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि तुमसे जो गलती होगी वो यही है। अब हमें सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों हुआ होगा, तो जरा ध्यान से देखो। कितनी बार तुम्हें मैंने पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग में, या फिर जब मेन ग्रुप पढ़ाया है, मैंने तुम्हें बताया है कि वो एग्जांपल बताओ जिनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और तुम्हें एक ही एग्जांपल याद आता है जब 11th क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का हाइड्रोजन जो है, मैं नीचे बनाता हूँ वहां दिखेगा तुम्हें। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का जो हाइड्रोजन है वो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिक्यूलर ट्रैप्ड है सर। ट्रैप्ड होने का मतलब इनके बीच में अटका हुआ है, जिसको लूज करना सर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई याद रखना पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो जैसे तुम्हें याद नहीं था और तुमने क्या किया, डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट पे आंसर दे दिया है। तो फैक्ट जो है पहले ऐसा नहीं है। देखो जिसने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा उन्होंने पहले इनकी पीके वैल्यू पढ़ी होंगी, फिर उन्हें सोचा कि ज़्यादा एसिडिक क्यों है, देन उन्हें पता लगा अच्छा यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। अब बस स्टूडेंट से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ केसेस याद करके रहें वो बच्चे, तो क्योंकि और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बेटा ये तो जब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कितने टाइम का पुराना एग्जाम्पल है, तो इसको तो तुम्हें याद रखना बनता भी है। इसके अलावा अब यहाँ पे 2 NO2 हैं और इस पिक्रिक एसिड में 3 हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ -I -M दोनों लग रहा है, तो सबसे आगे हो जाएगा C, और C से भी आगे हो जाएगा पिक्रिक एसिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस मैंने तुम्हें बता दिया है। मैंने तुम्हें क्या बताया,
फिनोल के केस में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाना है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं उनके कंपैरिजन में लेस एसिडिक होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। पिक्रिक एसिड का जो पीके वैल्यू मैं जानता हूँ 0.7 के आसपास आ जाता है, वो HF से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक हो जाता है। तो दैट मीन्स तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर नाइट्रोफिनोल्स हो, फिनोल्स पे NO2 ग्रुप हो, तो उस केस में एक चीज़ तुम कभी गलत नहीं करोगे, वो ये होगा कॉन्सेप्चुअली पैरा से ज़्यादा ऑर्थो आता है एसिडिक, लेकिन ज़्यादा एसिडिक जो है वो कौन सा है, हमेशा पैरा वाला है। तो इसको मार्क कर लो और पेपर में ये रिवाइज करके जरूर जाना है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, बस ये ध्यान रखना है, इनमें कोई भी बच्चा ऑर्थो इफेक्ट को सोचेगा नहीं, और सोचोगे तो फिर तुमसे गलत होगा और फिर तुम रोओगे और तुम मेरे पास आओगे और मैं भी तुम्हारे चार्टर लगा के भगा दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया तुम्हें इसमें ये वाले इफेक्ट नहीं लगाने हैं। फिनोल प्योर, मेथोक्सी फिनोल 2 पे, OMe मेटा पे, एंड देन पैरा पे। चलो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर लगाओ, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। OMe जैसा ग्रुप जो है वो 2 इफेक्ट लगा रहा है, -I + M, डोमिनेटिंग +M, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो एसिडिटी कम कर रहा होगा, तो यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया है A। यहाँ सिर्फ -I के हिसाब से देखा जाता तो ये होता, लेकिन डोमिनेटिंग के हिसाब से चला जाता है हमेशा, +M डोमिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे तो +M लग ही नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे +M क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है कि यार 50 बार बता चुका हूँ क्यों नहीं लग रहा है, तो +M नहीं लग रहा, तो यहाँ सिर्फ -I लग रहा है, और अगर सिर्फ -I लग रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है दैट मीन्स हमने गलती से बोला, क्या बोला कि मोस्ट एसिडिक फिनोल है, नहीं, मेटा वाला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑपरेटिंग कौन सा है, -I ऑपरेटिंग है। अगर हम यहाँ बात करें B और C में, B और D में -I है और +M है, ठीक है। +M तो दोनों लगा रहे हैं, तो -I किसका ज़्यादा लग रहा है, इसका ज़्यादा -I लग रहा है, और -I इसका लग रहा है तो ज़्यादा एसिडिक हो रहा होगा, दैट मीन्स दिस इज D, एंड फाइनली लास्ट में कौन सा आ जाएगा, B आ जाएगा। तो जो फिनोल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बार तुम लास्ट क्वेश्चन करो, Cl लगा दो। अब तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, Cl लगा देना है, बस जहां OMe लगा रखा है वहां पे Cl लगा दो और कंपेयर करो, ऑर्थो, मेटा, पैरा। चलो शाबाश, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन सही आने चाहिए हमारे। अब हम जानते हैं जो हेलोजन है वो -I इफेक्ट और +M दोनों शो करते हैं, लेकिन इनका जो डोमिनेटिंग है वो कौन सा है, -I इफेक्ट है। तो अगर -I इफेक्ट डोमिनेटिंग है तो -I के हिसाब से तुम डायरेक्टली देख सकते हो बेटा कि -I सबसे ज़्यादा ये लगा रहा होगा, फिर मेटा वाला, फिर पैरा वाला, तो फिर सोचना ही क्या है, सबसे ज़्यादा B, फिर C और फिर D, और इसमें तो कोई लगा ही नहीं रहा है, तो ये आ गया है पीछे। दिस शुड बी योर ऑर्डर। बहुत सिंपल है, तुम्हें डोमिनेटिंग इफेक्ट देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आगे सोचना है। ऑफ एल्कोहल्स में जिस क्वेश्चन होते हैं, तो एक तो मैं तुम्हें पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स में ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा जाएगा कि मिथेनॉल, वाटर और जो बाकी अल्कोहल हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखना। मिथेनॉल का जो pKa 15.5 है, वाटर 15.74 के आसपास था, और जो इथेनॉल है वो 16, यानी उससे आगे जो होंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल 17 पॉइंट समथिंग, उनके pKa ऐसे वेरी करते हुए चल जाएंगे। दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको तुम कॉन्सेप्चुअली आंसर कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मिथेनॉल CF3OH, CF3CF3OH और CF3 बढ़ जाए। CF3 कैसा ग्रुप है, तुम्हें क्या लगता है? मैं CF3 अगर यहाँ लिख के दे रहा एग्जामिनर, उसका पर्पज यही है कि तुम समझो CF3 में कार्बन के पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज फ्लोरीन। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा तो एसिडिटी इंक्रीज कर रहा होगा। ऐसे ही ये भी इस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो चार्ज को कम कर रहा है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब H+ लूज करने के बाद एनायन स्टेबल बनेगा। सिमिलरली इसमें माइनस इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप ज़्यादा हैं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एक तरीके से तुम्हें बढ़ती हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास जिन क्वेश्चंस को मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो सारे किसी एक पर्टिकुलर बुक से हैं जिनका डेटा मेरे पास है, और जितनों का डेटा तुम देख सको वो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। तो मिथेनॉल है 15.5, इन सब का डेटा याद नहीं करना है, बट तुम्हें थोड़ा सा मैं लिख के दिखा रहा हूँ। pKa की वैल्यू है 12.4, देन 9.3, एंड देन अगर 3 CF3 लग जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इससे तुम्हें ये पता लग रहा है कि किस तरीके से ग्रुप जुड़ने पर pKa वैल्यू कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है। यानी CF3 की जो -I की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो 10 pKa 10 चेंज कर दिया है CF3 के बढ़ने से। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सिमिलरली इन लास्ट क्वेश्चन में करो तुम यहाँ ध्यान से देखो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखा था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन दिया है। और यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात यही है, ये sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 sp कार्बन sp2, तो हम जानते हैं इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, इन दोनों में कंपैरिजन आएगा तो ऑब्वियसली इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होने वाली है। और अगर डेटा की बात की जाए तो मेरे पास डेटा है 16.1 है इसका पीके है, सीधी सी बात है वाटर से कम एसिडिक है, 15.7 से ज़्यादा है इसका। इसके अलावा 15.5 क्लोज टू मिथानॉल आ गया ये, दिस इज 15.4, थोड़ा सा देखो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। और जब sp हो जाएगा दैट मीन्स 13.5, तो इससे हमें -I ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है। देखो कि CF3 के एक बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। यहाँ पे जब ध्यान से देखो कि यहाँ पे 16.1 से 13 पर ही गया है, यहाँ sp कार्बन हो गया, जबकि हम वैसे कभी कंपेयर नहीं कर पाते। वैसे हम सोचते सर इसकी हाइब्रिडेशन तो sp हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है, तो तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हें जो क्वेश्चंस कराए हैं, जिस चीज़ को मैं तुम्हारे सामने क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक दूसरे के कंपेरिजन में कराए हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन लिख दिए, तुम उनको कंपेयर करना चाहते हो, 3 क्वेश्चन अलग, उनको अलग, तुम आपस में पूरी केमिस्ट्री देख नहीं रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा पीछे हट के पूरा सीन देखना चाहिए कि कितने एसिड्स हैं, उनका पीके किस रेंज में है, कौन सा ग्रुप कितना इफेक्ट ज़्यादा डालता है, ताकि पेपर में हम एक आइडिया लगा सकें। तो हमने 2 चीज़ की एसिडिटी पढ़ ली है, किनकी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल फिनोल ग्रुप्स। अब हमें पढ़ना है यहाँ से आगे कार्बन एसिड्स। कार्बन एसिड में थे 2, एक तो थे कार्बोनिल के नेक्स्ट में जुड़े होते हैं वो H एसिडिक होते हैं, और दूसरे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हमें एक बात समझनी होगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ लिया था, ऑर्थो इफेक्ट, फिर उसने सारा काम आसान कर दिया है। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो पूरी केमिस्ट्री में बार बार आता रहेगा, विच इज ब्रेड्स रूल, जिसके बारे में तुमने सुना भी होगा कि ब्रिज हेड पर बनने वाला जो कार्बोकैटायन होता है वो कभी कभी स्टेबल नहीं होता है। तो वो क्यों दिया, ब्रेड्स रूल क्या था, उसको दिया ही क्यों है। दूसरी बात कि ब्रिज हेड कार्बन होते कौन से हैं, हमें तो कहीं बहुत बच्चों को तो आइडिया ही नहीं, उन्हें सिर्फ एग्जाम्पल याद है कि देखो ये वाला कंपाउंड देखा, उनको ऐसे बताते हैं ये वाला ब्रिज हेड है, अरे वो तो इस कंपाउंड में बताया ना भाई ब्रिज हेड है, 2-4 कंपाउंड तो हमने एग्जाम्पल किए हैं। याद रखना कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ब्रिज हेड कार्बन किनको कहा जाता है। जब तक तुम उसको नहीं जानते होंगे तो एग्जामिनर तुम्हें फुल बना सकता है, जितनी बार चाहे बना सकता है। तो तुम्हें एग्जाम्पल से नहीं देखनी उस बात को। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पहले उस बात को समझो कि वो है क्या, फिर एग्जाम्पल तो कितने भी हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये ब्रिज हेड कार्बन है तो ये जो कंपाउंड है इसमें कितनी रिंग है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है कि ट्राईसाइक्लो कंपाउंड है। क्वेश्चंस पहले मेरे ध्यान से सुनना कि किन चीज़ पर वर्क करने की जरूरत है। और अगर तुम्हें ये सारी बातें आती हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो तुम ये सोचो कि फिर क्या फ़ायदा इस प्रिपरेशन का, कि अगर तुम्हें आज भी ब्रिज हेड में दिक्कतें हैं, ठीक है, अगर इसको तुम ये नहीं बता पा रहे बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो आंसर इज दिस इज अ बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। रिंग चाहे इसमें तुम्हें 3 बनती नजर आ रही हो पर दिस इज अ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट ये देखो, ये लो, इसमें बताओ तो ब्रिज हेड कार्बन कौन से हुए इसमें, ये वाला और ये वाला। बाईसाइक्लिक है कि ट्राईसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक, इसमें ऐसा कोई ब्रिज हेड कार्बन नहीं है। तो ये बात ध्यान से समझो। अगर तुम मेरी बात समझने अब तक जो सुना उससे समझे कि सर हम प्रॉब्लम तक गए नहीं, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, हम आज तक भी असाइनमेंट में भी मांग रहे हैं सर और क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। अरे तुमने गलत चीज़ अप्लाई की हुई है लास्ट में। अब मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, जरा इस अप्रोच को समझना मेरी बात। मैं ही जानता हूँ कि मैं तुम्हें ब्रेड्स रूल पढ़ाना चाहता हूँ, और ब्रेड्स रूल एक स्टेटमेंट है कि ब्रिज हेड पर कार्बोकैटायन, या फिर बहुत सिंप्लीफाई वे में कहूँ तो ये प्लेनैरिटी नहीं ला सकता है, या इसकी हाइब्रिडेशन sp2 नहीं होनी चाहिए, यही वाली बात है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा क्यों, एक तो रीजन जानना है, दूसरी उससे पहले मुझे ये जानना है, तुम पहले बात पढ़ते हो आगे बढ़ते रहते हो, अरे जो सुना उसमें कितनी सारी चीजें नई थी अभी सीखने को, कि सर ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं। और दूसरी बात, ब्रिज हेड कार्बन में बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की स्टोरी है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या है सर, बाईसाइक्लो कंपाउंड यानी मैं ले जा रहा हूं तुम्हें थोड़ा सा पीछे, तुम उस बेसिक को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि व्हाट आर बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, उनको पहचानना, एंड देन उनका नाम कैसे रखे जाएंगे। तुम्हें इसका नाम नहीं पता, नेमिंग काम आएगी बेटा, 2 मिनट का काम है, 2 स्टेप है आगे, बाईसाइक्लो लिखा कितने कार्बन है और स्टेप छोटा सा, 2 मिनट की मेहनत से क्यों बचा जाए। फिर आगे हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं, तो इनकी कहानी हम पढ़ेंगे कि सर ये दोनों बाईसाइक्लो कैसे हुए, इसमें रिंग ज़्यादा दिख रही है, इसमें कम दिख रही है, एंड दिस इज द क्वालिटी एंड द ब्यूटी ऑफ द केमिस्ट्री। तो इन द नेक्स्ट क्लास ब्रेड्स रूल एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं।